नमस्कार दोस्तों, कहानी घर में आपका स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देशों की सीमाओं से परे होती हैं। दुनिया के हर हिस्से, हर कोने में आपको एक ही रंग रूप में मिलेंगी और उनमें से एक है रिश्वतखोरी, यानी कि भ्रष्टाचार। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले आम आदमी हों, रिश्वत का दुख आपके जीवन में बराबर ही होगा। और हां, रिश्वत लेने वाला भी इस पृथ्वी के किसी भी सरकारी दफ्तर में रहता हो, मन में लड्डू तो सबके समान रूप से ही फूटते हैं। नोटों की चमक और उनकी खुशबू सबको भाती है। तो अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ आपके देश में ही भ्रष्टाचार आपकी जेबें ढीली कर रहा है, तो जनाब, आप गलत हैं, क्योंकि ये दुनिया भर में सबके सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं भी चले जाइए, गरीब मिडिल क्लास आदमी बस दक्षिणा ही दिए जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी सरकारी दफ्तरों में और कभी पुलिस स्टेशनों में, और ना जाने कहां कहां। तो आज आपको सुनाते हैं तुर्की के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की व्यवस्था पर लिखा एक ऐसा व्यंग जिसे सुनकर आपको लगेगा कि अरे, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही हाल है। जिस विभाग के कर्मचारी को रिश्वत खाने की बीमारी लग जाए तो वो उससे कभी मुक्त नहीं होना चाहते हैं और अपनी राह में आने वाले हर रोड़े को हटाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तुर्की भाषा में अजीज नेसिन द्वारा लिखे गए इस व्यंग रिश्वतखोर लिमिटेड में भी ऐसा ही कुछ होता है, जब सारे रिश्वतखोर मिलकर एक ईमानदार को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आपसे क्या पर्दा, मेरी तनख्वाह तो 1,000 भी ना थी, पर मकान का किराया 1,200 हर महीने देता था। मेरे साथ काम करते बाकी सभी लोगों का भी लगभग ऐसा ही हाल था। हमारी ऊपर की आय का साधन क्या था? हमारे अफसर इस सच से बहुत अच्छी तरह से अवगत थे, पर वो उसे रोकने में कभी सफल नहीं हो पाए। वास्तव में हमारे काम की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी कि उसमें ऊपरी आय के अलावा कोई उपाय नहीं था। यह याद रहे कि हमारे काम का बेईमानी से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। हमने कभी सरकारी माल का गबन नहीं किया, ना ही किसी देशवासी का हक मारा। एक वाक्य था जिसके उपयोग से ठेकेदार अपने आप हमारी मुट्ठी गर्म कर दिया करते थे, और वो था, अभी आपका बिल पास नहीं हुआ है। इसके बावजूद हम हर ठेकेदार का बिल भी पास कर दिया करते थे। हां, यह और बात है कि किसी का बिल फौरन पास हो जाता और किसी को कई कई चक्कर काटने पड़ते। हमारी इस कारगुजारी से न सरकार को नुकसान होता, न ठेकेदारों को। मैं 2 साल से यह काम कर रहा था, लेकिन कभी समझ नहीं पाया कि मेरी मुट्ठी और जेब में रुपया कहां से आता है और कैसे आता है। मेरे सभी साथियों का भी यही हाल था। किसी का हक मारे बिना दौलत में नहाते रहना किसी चमत्कार से कम तो था नहीं। हमारा महकमा क्या था, बस रुपए बनाने की मशीन थी, जो सिर्फ अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए ही बनाई गई थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे व्यवसाय में कोई चीज चोरी छिपे या फिर पर्दे के पीछे नहीं होती थी। सारा काम खुल्लम खुल्ला किया जाता था। ठेकेदारों से रुपया भी सरेआम वसूल होता था। जितने पैसे आते सबकी नजरों के सामने आते और फौरन भाइयों की तरह आपस में बंट जाते। हमारा आपस में संबंध किसी लिमिटेड कंपनी की हिस्सेदारी की तरह था। फर्क सिर्फ इतना था कि हमारी कंपनी किसी अधिनियम के अधीन नहीं थी, बल्कि अपने आप अस्तित्व में आई थी। इसके कोई लिखित या स्वीकृत सिद्धांत भी नहीं थे। हिस्सा बांटने में पूरे न्याय से काम लिया जाता था, ताकि किसी का हिस्सा मारा न जाए। यदि हम में से कोई गैरहाजिर होता तो अगले ही दिन उसकी ऊपर की कमाई बड़ी ईमानदारी से उसके हवाले कर दी जाती। जो लोग वार्षिक छुट्टी पर होते, उनके हिस्से की रकम नियमित रूप से जमा होती रहती। ऊपरी कमाई का एक एक पैसे का बाकायदा हिसाब रखा जाता। इस आदर्श कंपनी के किसी हिस्सेदार के लिए
यह संभव ही नहीं था कि वो दूसरों से चोरी छिपे किसी ठेकेदार से रिश्वत लेकर अकेले ही हजम कर ले। इसका कारण यह था कि हमारे रेट सीक्रेट नहीं थे। हर आदमी को पता था कि 1 लाख से अधिक के ठेकों में 3% रेट है। इसके अलावा ठेकेदारों का बिल जितनी जल्दी पास होता, हमारा हिस्सा दुगना हो जाता। और इसके अलावा हमारा हिस्सा ठेके की प्रकृति पर भी निर्भर होता था। जैसे ट्रांसपोर्ट के ठेके में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता, निर्माण के कामों में ये और भी ज़्यादा होता, सप्लाई के कामों में अवसर के हिसाब से हिस्सा कभी बढ़ जाता तो कभी कम हो जाता। फिर भी हमारे रेट इतने स्पष्ट थे कि जो ही किसी ठेकेदार का बिल पास होता, साहब बहादुर से लेकर चपरासी तक सब अपनी ऊपरी आमदनी का हिसाब लगा लेते। मैंने सुना है कि मेरे यहां नौकरी लगने से पहले कुछ लोभी और स्वार्थी किस्म के लोगों ने इस तरह की हरकत की थी, लेकिन जो ही दूसरों को पता चला कि उनके साथी उनका हक मार रहे हैं और अपनी जेबें अलग से गर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने उन लोभी लोगों के खिलाफ एक ऐसा संगठित फ्रंट कायम किया कि राजनीतिक दल भी क्या ही फ्रंट बनाएंगे। और आखिर एकता में तो शक्ति होती है। तो मतलब कुछ दिनों में इन सब ने मिलकर इन गंदी मछलियों को रिश्वतखोरी के अभियोग में गिरफ्तार करा दिया, ताकि पूरा तालाब गंदा होने से बचा रहे। यहां नौकरी करने से पहले मैं कहीं और 1,500 रुपये मासिक पर नौकरी कर रहा था, लेकिन यहां की 1,000 की नौकरी पाने की खातिर मैंने ना केवल वो 1,500 की नौकरी पर लात मारी, बल्कि एक घनिष्ठ मित्र को 4,000 रुपये देकर उसका उपकार भी उठाया। आखिर ये जगह थी ही ऐसी, जो एक बार आ जाता फिर उम्र भर यहां से जाने का नाम ही नहीं लेता। जिस दोस्त ने अपनी सीट मेरे हाथ बेची थी, उसे कुछ व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण कहीं और जाना पड़ रहा था। नहीं तो खुली आंखों से ऐसे सोने की खदान 4,000 में भला कौन बेचता है। इसके अलावा उस दोस्त ने मुझसे यह वायदा भी लिया था कि अगर उसे फिर कभी इस सीट पर वापस आने की जरूरत महसूस हुई तो मैं बिना चूं चपड़ किए उसके हक में इसे छोड़ दूंगा। वैसे तो कई सारे लोग उसको 20,000 रुपये तक देकर इस सीट को खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन वो डरता था कि कहीं कोई ऐसा अविश्वसनीय व्यक्ति उसकी कुर्सी पर अधिकार न कर ले जो बाद में इसे छोड़ने का नाम ही न ले। यहां आते ही मेरे घर और जीवन में एक प्रत्यक्ष परिवर्तन प्रकट होने लगा। बीवी बच्चे दिन प्रतिदिन मोटे होने लगे। स्वयं मेरी हालत यह हो गई कि जो सभी पतलूनें तंग होकर बेकार हो गई थी, वो सब कपड़े नए सिरे से बनवाने पड़े। हमारा जीवन स्तर यानी कि लाइफस्टाइल इतनी तेजी से बढ़ा कि हर देखने वाले को इस परिवर्तन का एहसास होने लगा। आखिर जीवन खूब मजे से बीत रहा था और हमारे दफ्तर में कहीं से एक हैदर नाम का आदमी आ टपका। बस उसके आते ही सब काम चौपट हो गया। उस व्यक्ति को हमारे यहां लाने में किसका हाथ था, इसका पता किसी को न चल सका। हमारे साहब ने उसे ट्रांसपोर्ट सेक्शन में लगा दिया। हैदर एक सूखा सा इंसान था, हर समय मुंह लटकाए रहता। उसके शरीर पर मांस नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। चूंकि हम सब भी शुरू शुरू में उसी की तरह थे, तो सोचा 2-4 महीने में उसके चेहरे पर भी रौनक आ जाएगी, लेकिन साहब हमारा ये ख्याल गलत निकला। हैदर के यहां आने के अगले ही दिन साहब ने हम सबको बुलाकर मशवरा किया कि हैदर का हिस्सा कितना दिया जाए। लंबे वाद विवाद के बाद तय हुआ कि हैदर को केवल 46 रुपये देना ही उचित होगा, क्योंकि उस दिन की आय कुछ ज्यादा नहीं थी। यह रकम हैदर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। छुट्टी के बाद मैं उसके पास पहुंचा। अभिवादन के बाद मैंने रुपयों का लिफाफा उसकी मेज पर रख दिया। हैदर ने पूछा, ये क्या है? तो मैंने जवाब दिया, अरे ये आज की कमाई से आपका हिस्सा है। हैदर बोला, कैसी कमाई, किसका हिस्सा? और ये सुनकर मैंने एक फीकी सी हंसी हंस दी। अब ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका इस प्रकार की हंसी ही होती है। हैदर ने यह कहकर रुपयों का लिफाफा जमीन पर पटक दिया
कि मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए। मैंने चुपके से लिफाफा उठाया और सीधा साहब के पास जा पहुंचा। उन्होंने सारा किस्सा सुनकर कहा, अरे ये बेवकूफ़ आदमी तो ईमानदार नजर आता है। दफ्तर के बाकी और घाक किस्म के महाशय वहां मौजूद थे। उन्होंने राय दी, हो सकता है कि उसने ये रकम कम समझ के लौटा दी हो। अरे अपना कद बढ़वाने का ये भी एक तरीका होता है। इसलिए हैदर का हिस्सा बढ़ा दिया गया। अगले दिन किसी और के हाथ उस दिन की रकम हैदर को भेजी गई। हैदर ने उस आदमी को भी भगा दिया। हम सब जानते थे कि अगर सारे दफ्तर में एक भी आदमी हिस्सा लेने से इनकार करता है तो उसकी वजह से सबके लिए मुश्किल आ सकती है। सबकी इच्छा यही थी कि किसी प्रकार हैदर को भी बराबर का हिस्सेदार बनाया जाए, ताकि वो दूसरों की रोजी पर लात मारने की कोई मूर्खतापूर्ण हरकत ना कर बैठे। हैदर के डर से हमने पूरे सप्ताह किसी ठेकेदार से एक भी पैसा वसूल नहीं किया। अब तो सभी लोगों को चिंता होने लगी कि अगर यही हाल रहा तो सबके बीवी बच्चे फिर से कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। हैदर को सीधे रास्ते पर लाने की सारी कोशिशें बेकार गईं। वो रोज सुबह सवेरे लंबे डग भरता एक भूत की तरह ऑफिस आ जाता और शाम को उसी तरह वापस चला जाता। अब हमें शक होने लगा कि हैदर को किसी सोची समझी योजना के तहत यहां भेजा गया है, ताकि वो हमारी गतिविधियों से ऊपर के अफसरों को अवगत कराता रहे। उन्हीं दिनों जमील नाम का एक आदमी हमारे दफ्तर में आया और कहने लगा, अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो मैं इस हैदर से आप लोगों की जान छुड़ा सकता हूं। जमील का प्रस्ताव फौरन मान लिया गया। काफी सौदेबाजी के बाद नौकरी की शर्तें भी तय हो गई। फैसला यह हुआ कि अगर जमील किसी प्रकार हैदर को चलता कर सके तो उसे 50 रुपये महीने पर चपड़ासी रख लिया जाएगा, लेकिन ऊपरी आय में उसका हिस्सा उतना ही होगा जितना हमारे साहब बहादुर स्वयं लेते हैं। कुछ दिन बाद हेडक्वार्टर से हमारे डायरेक्टर जनरल 2 अफसरों के साथ ऑफिस के मुआयने पर आए। उन्होंने दोपहर का खाना कर्मचारियों के साथ कैंटीन में खाया और खाने के बाद कॉफी का दौर चल ही रहा था। हैदर सबसे अलग थलग मुंह लटकाए त्योरी चढ़ाए बैठा था। अचानक जमील ने अंदर प्रवेश किया और तेजी से हैदर को गले लगाकर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, अरे हैदर भाई तुम। हैदर हक्का बक्का नजर आ रहा था। कहने लगा, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जमील बोला, अरे बनो मत हैदर भाई, बनो मत। तो हैदर ने कहा, भाई साहब मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचान सका। अब सभी लोग उन्हीं दोनों की ओर देख रहे थे। जमील ने और भी ऊंची आवाज करते हुए कहा, अरे मेरी जान याद नहीं जब अंकारा में हमारे साथ मिलकर मुंह काला करने जाया करते थे? अब कहो ये भी याद नहीं है? फिर जब भारी भरकम रिश्वतखोरी के अभियोग में तुम्हें सजा हो गई थी और मेरे एक वकील दोस्त की कोशिशों के बाद भी 1 साल जेल की हवा खाने के बाद तुम्हें रिहाई नसीब हुई थी? हैदर बोला, जी नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आपको धोखा हो रहा है। लेकिन जमील कहां मानने वाला था। उसने कहा, बनो मत हैदर मियां, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो। तुम वही हैदर हो जो बैंक में खजांची थे और 15,000 रुपये गबन करके भाग गए थे। चलो छोड़ो, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो सबको। अब हैदर गुस्से से भन्ना कर बोला, भाई साहब मैं आपको पहचानता ही नहीं, ये सब कुछ किसी और के साथ हुआ होगा। जमील ने अपनी रट लगाए रखी और बोला, अरे बनो मत जी, याद करो जब तुम एक वो डांसर के जाल में फंस गए थे और फिर उसे खिलाने पिलाने के लिए तीसरी बार रिश्वत लेने पर। हैदर ने बीच में ही टोका, अरे साहब ये आप क्या कर रहे हैं? जमील ने कहा, मैं सही कर रहा हूं। आपको वो घटना तो अच्छी तरह याद होनी चाहिए जब आपको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया था और आपकी बेटी ने थाने जाकर। हैदर अब अपना आपा खो चुका था। उसने कहा, बकवास बंद करो जी, किसकी बेटी, कौन सा थाना? जमील ने उसके गुस्से की परवाह ना करते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे भाई हद हो गई बनने की। क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि मैं तुमसे मुलाकात के लिए जेल आया करता था? गजब है, जो आदमी तुम्हें पूरे 1 साल से अपनी जेब से सिगरेट, फल फ्रूट
और दर्जन भर दूसरी जरूरी चीजें नियमित रूप से जेल पहुंचाता रहा, आज तुम उसे ही पहचानने से इनकार कर रहे हो? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो यार हैदर। हैदर अब आग बबूला हो उठा और फुफकारता हुआ हॉल से बाहर चला गया। कैंटीन में मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास नहीं हुआ कि हैदर ने यह सब किया होगा, जिसका कच्चा चिट्ठा अभी अभी जमील खोल चुका था। लेकिन इसके बावजूद सबने एक दूसरे को अर्थपूर्ण ढंग से देखा, मानो कह रहे हो, क्यों जनाब, देख लिया आपने इस बेगैरत की करतूत। 2 ही दिन बाद हेड ऑफिस के आदेशों के अनुसार हैदर को नौकरी से चलता कर दिया गया। जमील को दफ्तर में चपड़ासी रख लिया गया। 50 रुपये मासिक तनख्वाह और ऊपरी आय में से साहब बहादुर के बराबर का हिस्सा। तो ये थी तुर्की के लेखक अजीज नेसिन की रचना रिश्वतखोर लिमिटेड। वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रचना कैसी लगी, और देखते रहें कहानी घर। नमस्कार, धन्यवाद।